Unacademy. Let's crack it. नमस्कार साथियों, यूपीएससी अनस्टॉपेबल्स हिंदी बाय अनअकैडमी में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। हम अपनी लक्ष्मीकांत बुक सीरीज में पिछले बार मूल कर्तव्यों की बात कर चुके हैं। उससे पहले हमने डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी यानी कि डीपीएसपी की बात की थी। मूल कर्तव्यों में हमने देखा था कि इन्हें क्यों जोड़ा गया, इनकी क्या आवश्यकता थी, इनकी आलोचनाएं क्या हैं और हमारे लिए एक नागरिक के तौर पर इनसे निकलने वाले कानून हमारे लिए क्यों जरूरी हो जाते हैं और स्टेट के लिए क्यों जरूरी है। हमने पिछले लेक्चर में कहा था कि हम उसी लेक्चर की कड़ी के रूप में बात करेंगे संविधान के संशोधन की प्रक्रिया की और इसके साथ साथ संविधान के मूल ढांचे की, क्योंकि इसके बाद हम संसदीय प्रणाली में एंटर करने वाले हैं। हम सरकार के रूप देखेंगे, हम कौन सी प्रणाली को अपनाते हैं, देश कौन सी प्रणालियों पर चलता है, इस बात की चर्चा हम करने वाले थे। तो आज हम सबसे पहले तो संविधान के संशोधन की प्रक्रिया देखेंगे और उसके बाद मूल ढांचे पर बात करेंगे कि मूल ढांचा क्या होता है, उसमें कौन कौन सी चीजें शामिल हैं। तो भाग 10 में अनुच्छेद 368 में संसद को संविधान की संशोधन की शक्ति दी गई है। संशोधन यानी कि क्या? संविधान में कुछ ऐसी चीजें आ गई जो आप रखना चाहते हैं या जो आप हटाना चाहते हैं या जिनमें आप मॉडिफिकेशन करना चाहते हैं। तो संविधान निर्माताओं ने ये सोचा कि ऐसा ना लगे भविष्य में जाकर के कि हमने एक किताब लिख दी है जिसके ऊपर देश को चलना होगा। नहीं, उनको ये बात उनके ज़हन में थी कि देश लगातार इवॉल्व करता रहता है, नई-नई प्रक्रियाएँ आती रहती हैं, अपने समय के हिसाब से हर समाज को ढलना पड़ता है और जैसा समाज 1947 में था या जिन परिस्थितियों से निकल कर के वो समाज बना था, वैसा हमेशा नहीं रहेगा। राष्ट्र समृद्धि की तरफ जाएगा तब ऐसे कुछ निर्णय सरकारों को लेने होंगे, तब की सरकारों को, जो तब के समाज के लिए ज़रूरी हैं। तो एक लचीलापन जो हम शुरुआत में बात की थी हमने, जिसकी एक लचीलापन संविधान को देने के लिए कि ना तो बहुत ज्यादा रिजिड है, जैसे हमारे इंस्टीट्यूशंस हैं वो बहुत रिजिड है कि पार्लियामेंट है तो है, पार्लियामेंट रहेगी, आप पार्लियामेंट खत्म नहीं कर सकते क्योंकि उसी से लोकतंत्र आता है, वहीं पर रिप्रेजेंटेशन होता है। लेकिन फिर कुछ ऐसी चीजें जिनको खत्म किया जा सकता है, जैसे फॉर एग्जांपल राज्यों के पुनर्गठन की जब बात आती है तो हमने 5 और 6 अगस्त 2019 को जम्मू एंड कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम पारित कर किया अपनी संसद में। आज जब हम ये बात कर रहे हैं इसकी, तो आज उसमें कुछ संशोधन लिखे गए। क्या संशोधन किए गए कि पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर जो है वहां पर हमने कुछ सीटें आरक्षित करी, या जो जम्मू कश्मीर से विस्थापित लोग थे उनकी समस्याओं का हल करने के लिए हमने उनके लिए कुछ सीटें आरक्षित करी। एसटी समाज के लिए या ओबीसी समाज के लिए जो भी आरक्षण है, डिलिमिटेशन जो हम करने वाले हैं, वो किया वहां पे। तो ये भी एक संशोधन हुआ, एक प्रकार का संशोधन हुआ। और ये जो था 5 और 6 अगस्त को जो हुआ था, ये भी अपने आप में एक संशोधन था, क्योंकि मूल संविधान में जो लिखा हुआ है उससे हम थोड़ा सा आगे बढ़ना चाहते हैं, हटना चाहते हैं, कुछ अलग रास्ता निकालना चाहते हैं। क्योंकि जब जो स्थिति बनाई गई थी 1947 में, 50-60 सालों में वो स्थिति बदली, टेररिज्म के कारण बदली, रेडिकलाइजेशन के कारण बदली, नॉन डेवलपमेंटल इश्यूज के कारण बदली, पॉवर्टी के कारण बदली। ऐसा जब होता है तो समाज कुछ अलग चाहता है अपने लिए, और वो चाहत चाहत पूरी करने के लिए संसद जो कर सकती है उसी को हम संशोधन कहते हैं। इसीलिए संशोधन को रखा गया था, यही उसकी मूल वजह थी। तो केशवानंद भारती मामले में उच्चतम न्यायालय ने भी ये व्यवस्था दी कि संसद संशोधन तो कर सकती है, लेकिन इसकी संशोधन की शक्ति सीमित रहेगी। कितनी रहेगी? मूल ढांचे तक रहेगी, कि मूल ढांचा जहां से शुरू होता है वहां तक आप संशोधन कर सकते हैं, उसके आगे नहीं कर सकते। थोड़ी देर बाद बात करेंगे कि मूल ढांचे में कौन सी चीजें आती हैं, बट फॉर अ बेटर अंडरस्टैंडिंग जो अब अभी हम डिस्कस कर रहे हैं उसको समझने के लिए आप इतना समझिए कि आप कोई चीज देखते होंगे, जैसे आप एक शरीर देखते होंगे। शरीर में बेसिक चीजें क्या है? वह हाथ है, नाक है, कान है ना? तो संविधान का संशोधन ये कहता है, केशवानंद भारती केस में ये कहा गया कि मान लीजिए अगर संविधान हमारा शरीर है तो हम शरीर के मूल ढांचे में परिवर्तन नहीं कर सकते। हम हाथ नहीं काट सकते, हम गर्दन नहीं काट सकते, हम पैर नहीं काट सकते, हम लीवर नहीं निकाल सकते उस संविधान का, अगर हम उसको शरीर की प्रतीकात्मकता से समझना चाहते हैं तो। हाँ, हम क्या बदल सकते हैं? हम अपना खाना बदल सकते हैं। अगर अगर हमारा शरीर नॉन वेजिटेरियन है तो हम वेजिटेरियन पर आ सकते हैं। अगर हम दूध खाते हैं तो दही खा सकते हैं। अगर हम फ्रूट्स नहीं खाते तो फ्रूट्स खा सकते हैं, ड्राई फ्रूट्स छोड़ सकते हैं। कहने का मतलब ये कि जो चीजें आपके बॉडी को हैम्पर नहीं कर रही, मूल ढांचे को, मूल ढांचा इज योर बेसिक स्ट्रक्चर, बेसिक स्ट्रक्चर इज दिस, दो हाथ पैर नाक जो भी हमारा होता है, उसको नहीं छेड़ सकते, हाथ नहीं काट सकते। खाना बदल सकते हो, जलवायु बदल सकते हो,
आप आपके अपने बालों को कैसे आपने रखना है वो डिसाइड कर सकते हो। आपने मोटा होना है, पतला होना है वो डिसाइड कर सकते हो। वो मूल ढाँचा नहीं है। मूल ढाँचे आपके अंग हैं जो आपके काम करते हैं। जैसे भारत में क्या है, भारत में संसद एक मूल ढाँचे के अंतर्गत काम करती है। जैसे न्यायपालिका है, जैसे कार्यपालिका है, जैसे जो हमारा स्थानीय स्तर का शासन है वो है। ये जो चीज़ें हैं ना, ये बहुत बेसिक चीज़ें हैं, आप इनको बदल ही नहीं सकते। आप समझ रहे हैं? तो संशोधन करने की शक्ति दी ताकि हम जब चाहे अपने तरीके से अपनी चीजें बदल सकें, जब चाहे अपना खाना बदल सकें। अभी उसी प्रतीक पर हम हैं, लेकिन हाँ, मूल ढांचे को नहीं बदल सकते। तो ये शक्ति पार्लियामेंट को दी गई भाग 20 के अनुच्छेद 368 के तहत, और केशवानंद भारती मामले ने इसको और ज्यादा आसान किया समझाने के लिए कि भाई कितना संशोधन कर सकते हो। कहीं किसी दिन आपका मन आया कि हम पार्लियामेंट को ही हटाना चाहते हैं तो ऐसा आप नहीं कर सकते। दिस इज नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल या अनकॉन्स्टिट्यूशनल। अब संशोधन की प्रक्रिया है अनुच्छेद 368 के तहत, मैंने आपसे बताया निम्नलिखित तरीकों से किया जाएगा। 4-5 तरीके हैं वो आपको देख लेने हैं कि कैसे कैसे संशोधन होता है। तो सबसे पहला तो है कि जब भी संविधान में संशोधन करना होगा तो वो संसद के सामने पेश किया जाएगा, किसी राज्य की विधानसभा के सामने नहीं लाया जा सकता। दैट मीन्स कि राज्य विधानमंडलों को संविधान के संशोधन की शक्ति नहीं है, बिकॉज जो सदन है वो संविधान से निकले हैं, और संसद हमारी जो है वो संविधान का प्रतिनिधित्व एक तरीके से करती है। उसमें परिवर्तन की शक्ति भी संसद को ही दी गई है, ना कि किसी राज्य के विधानमंडल को। क्योंकि अगर दे दी जाती तो इसमें सोचिए आप कितनी समस्याएं होती। आज कोई राज्य परिवर्तन कर रहा है, कल कोई राज्य परिवर्तन कर रहा है। और जब हमने संसद है हमारी, संसद के दो सदन हैं, लोकसभा है, राज्यसभा है। जब हमने राज्यों के प्रतिनिधित्व के लिए राज्यसभा बना ही दी, तो राज्यों को अलग से प्रतिनिधित्व देने के लिए संविधान संशोधन में इस बात की तो कोई गुंजाइश ही नहीं होनी चाहिए, और इस बात का कोई अर्थ भी नहीं है कि जब आप सेंट्रल हाउस में बैठा रखे हैं आपके रिप्रेजेंटेटिव, तो फिर जो विधानमंडल के सदस्य हैं वो क्यों करेंगे। हाँ, लोकसभा में भी वहीं से चुन करके आते हैं, राज्यों से आते हैं, तो सब राज्यों के सदस्य आपस में बैठ करके बात कर लें कि भाई हाँ पूरे देश के लिए होना चाहिए, तब हम ऐसा करते हैं। फिर दूसरा, विधेयक को किसी मंत्री या गैर सरकारी सदस्य द्वारा ही स्थापित किया जा सकता है, और इसके लिए राष्ट्रपति की पूर्व मंजूरी की आवश्यकता नहीं है। कई विधेयक होते हैं जिनमें, जैसे अभी बात करेंगे मनी बिल वगैरह की, तो अभी बिल तो आए नहीं है ना, मनी बिल वगैरह बात करेंगे तब देखेंगे कि कौन कौन से विधेयक होते हैं जिनको पूर्व स्थापित करना, मतलब टू टू प्रेजेंट इन फ्रंट ऑफ द हाउस, और टू टेबल इसको बोला जाता है। उसके लिए मंजूरी की आवश्यकता पड़ती है, कई बार राष्ट्रपति को नोटिस भी देना पड़ता है कि ये काम करने वाले हैं, तो कई चीजें होती हैं। मनी बिल वगैरह की बात आएगी तब देखेंगे। हाँ, लेकिन इसमें नहीं होती आवश्यकता संविधान संशोधन में। आप आए किसी दिन, आपने पेश कर दिया और पास करवा लिया, आपका संविधान संशोधन हो गया। और दूसरा, फिर विधेयक को दोनों सदनों में विशेष बहुमत से पारित करना अनिवार्य है। अब ये भी थोड़ा सा थोड़ी देर में ही समझेंगे। 3 तरीके से होता है, एक तो स्पेशल मेजॉरिटी, एक सिंपल मेजॉरिटी, और एक राज्यों के अनुमोदन के द्वारा संविधान संशोधन को स्वीकृति। समझेंगे थोड़ी देर में क्या होता है। तो इसमें क्या होता है, विशेष बहुमत से पारित करवाना होता है, मतलब 50% से अधिक सदन के कुल सदस्यों की संख्या, और जो मौजूद हैं और वोटिंग कर रहे हैं उसके 2/3 का बहुमत होना चाहिए। माने जो टोटल सदन है, मान लेट्स अज्यूम के 1000 का है टोटल सदन, तो 500 तो वोट होने ही चाहिए, लेकिन जो प्रेजेंट एंड वोटिंग है ना उनका भी 2/3 होना चाहिए, तब ये पास माना जाएगा। इसको कहते हैं विशेष बहुमत। अभी थोड़ी देर में देखेंगे भी और क्या होता है विशेष बहुमत में। इसके बाद है, प्रत्येक सदन में विधेयक को अलग अलग पारित करवाना जरूरी है। अगर दोनों सदनों में मान लीजिए बहस हो जाती है, या राज्यसभा कहता है कि पास होना चाहिए, लोकसभा कहता है नहीं होना चाहिए, तो क्या होगा फिर, संयुक्त बैठक होगी। लेकिन संयुक्त बैठक में पास कराने का अधिकार नहीं है। ठीक है, ऐसा कोई प्रावधान नहीं है कि दोनों की संयुक्त बैठक करा करके पास करा दिया जाए संविधान संशोधन को। इट हैज टू बी पास्ड बाय सेपरेटली बाय ईच हाउस, लोकसभा एज वेल एज राज्यसभा। फिर है, यदि कोई विधेयक है संविधान संशोधन का और संघीय व्यवस्था के संशोधन के मुद्दे पर हो, तो आधे राज्यों के विधानमंडलों द्वारा भी इसका अनुमोदन किया जाना आवश्यक है, और वहां भी इसे सामान्य बहुमत से पारित होना होगा। ये बहुमत जो है सदन में उपस्थित सदस्यों के बीच मतदान के तहत ही करवाया जाएगा। कहने का मतलब ये कि अगर कोई संघीय व्यवस्था में परिवर्तन कर रहा है, संघीय व्यवस्था क्या है हमने शुरू में बात की थी। फेडरलिज्म क्या होता है कि एक सेंटर है, उसके नीचे स्टेट्स हैं। ठीक है, तो वो फैसले सरकार के, संसद के वो फैसले जो संघीय व्यवस्था को प्रभावित करते हैं, किसी भी प्रकार से उसमें मॉडिफिकेशंस लेकर के आते हैं, तो उसके लिए आपको राज्यों के समर्थन की, अनुमोदन की आवश्यकता होगी।
समझे? जैसे जीएसटी कानून आया था, तो जीएसटी आने के वक्त हमने क्या किया था, राज्यों से भी अनुमोदन लिया था, क्योंकि क्या हो रहा है, टैक्सेशन पूरा चेंज हो रहा है। आप ट्रांजैक्शन दो राज्यों के बीच भी होती है, अब जो लोग इससे प्रभावित हो रहे हैं वो राज्यों में भी रहते हैं अलग अलग। तो ये एक ऐसा कानून था जहां पर आपको राज्यों से अनुमोदन की आवश्यकता जरूरी थी, क्योंकि आप टैक्सेशन व्यवस्था ही चेंज कर रहे हैं। संघीय व्यवस्था में अब ऐसा तो है नहीं कि राज्य सारे पैसे अपने टैक्सेस से लेते हैं, सेंट्रल पूल से भी राज्यों के पास पैसा जाता है, जो स्टेट टैक्स, एक्साइज टैक्स है वगैरह वगैरह जितने प्रकार के हैं, तो उसमें स्टेट का भी हिस्सा होता है, सेंटर का भी हिस्सा होता है। अब एक स्टेट हिस्सा ले, दूसरा स्टेट हिस्सा ना ले, ऐसा तो हो नहीं सकता। तो जब पूरी व्यवस्था ही परिवर्तित कर रहे हैं, तो आपको जरूरी होता है कि आप राज्यों से अनुमोदन ले। उसके बाद संसद के दोनों सदस्यों से पारित होने और विधानमंडलों की संस्तुति के बाद जहां भी आवश्यक हो, राष्ट्रपति के पास साइन करने के लिए भेजा जाएगा। ये तो नॉर्मल स्टैंडर्ड प्रोसीजर है, तो इसमें कुछ है नहीं। राष्ट्रपति के पास आपको विधेयक भेजना ही पड़ता है, तभी वो कानून बनता है, अधिनियम बनता है। ठीक है, राष्ट्रपति विधेयक पर सहमति देगा, तो इसमें फिर राष्ट्रपति की शक्ति, जब बात करेंगे ना, राष्ट्रपति पर आएंगे तब इस पर बातचीत कर लेंगे कि राष्ट्रपति की किसी विधेयक के संबंध में कौन सी शक्तियां होती हैं। आपको वैसे मालूम भी होगा, अगर आप तैयारी में है, कि राष्ट्रपति या तो किसी विधेयक को अपने पास रख लेता है, दैट इज कॉल्ड पॉकेट वीटो, कि जेब में डाल के घूमता रहता है, फिर कोई पूछ नहीं रहा कि क्या किया विधेयक का, क्या नहीं किया। दूसरा, या तो सहमति दे या अपने सुझावों के साथ वापस भेज सकता है, और ये जो सुझाव है ये संसद मानने के लिए बाध्य नहीं है। ठीक है, फिर है, अगर राष्ट्रपति साइन कर देता है, सहमत हो जाता है, तो विधेयक बन जाएगा, अधिनियम, और इसका संविधान में समावेश कर लिया जाएगा, उसको लिख दिया जाएगा, जो भी पारित हुआ है उसे, वो संविधान का हिस्सा बन जाएगा। और आगे की प्रक्रिया, अगर कोई संशोधन हमें करना होता है तो उस संविधान में करेंगे जो कि संशोधन के बाद बना है, ना कि उसमें जो ओरिजिनली हमें दिया गया था जिसमें हमने संशोधन किया। ठीक, फिर प्रकार कितने होते हैं, देखिए 368 में तो दो प्रकार के संशोधन की व्यवस्था की गई है, लेकिन अभी जो हमने बात करी, मैंने आपसे पहले ही कह दिया, ये जो है, पहला तो साधारण बहुमत है, सिंपल मेजोरिटी, स्पेशल मेजोरिटी, और दूसरा आधे राज्यों का अनुमोदन के द्वारा, जिसमें संघीय व्यवस्था में अगर आप कोई परिवर्तन करना चाहते हैं तब आपको राज्यों के अनुमोदन की आवश्यकता पड़ती है। देखिए, साधारण बहुमत क्या होता है? साधारण बहुमत होता है दोनों सदन साधारण बहुमत से जब संशोधित संशोधित करेंगे, जब बहुमत साधारण हो। मान लीजिए 500 है, तो जैसे हम फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम में करते हैं कि 500 वोट है, तो अगर किसी के 251 आ गए, जैसे किसी स्टेट में 90 सीटें हैं तो किसी की 46 आ गई, तो वो सरकार बना लेता है। बहुमत है, बस साधारण बहुमत है। तो जितने मेंबर्स हैं उनके आधे से ज्यादा अगर आपको वोट कर देते हैं तो वो साधारण बहुमत से पास हो जाता है। जैसे इसलिए सरकारें क्या करती हैं, जब कोई कानून पास करती हैं तो अपने सारे एमएलए को, एमपीज को बुलाती हैं। जैसे 272 का विक्ट्री मार्जिन इंडिया में है तो 272 के 72 को अपने यहाँ बुला लेती हैं। ठीक है, कौन कौन से हैं जो साधारण बहुमत से ही पास किए जा सकते हैं? पहला, नए राज्यों का प्रवेश या गठन, ये अगर आप संशोधन करना चाहते हैं तो आप साधारण बहुमत से कर सकते हैं। फिर उसके बाद है, नए राज्यों का निर्माण करना है, क्षेत्र की सीमाएं घटानी बढ़ानी। ये कौन से आर्टिकल आप देखिए ना, भारत और उसके राज्य क्षेत्र, आर्टिकल 1 से 4, आर्टिकल 5 से 11 नागरिकता। ठीक है, फिर उसके बाद 12 से 32 कर लीजिए आप, मौलिक अधिकारों से रिलेटेड है। ठीक है, फिर उसके बाद की हमारे जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी हैं, मूल कर्तव्य हैं, मूल अधिकार वगैरह जैसी चीजें आ जाती हैं। तो ये क्या कह रहे हैं, फिर राज्य विधान परिषद का निर्माण करना है या उसकी समाप्ति करनी है। अब परिषद और सभा दो अलग अलग चीजें होती हैं। विधान सभा होती है जो लेजिस्लेटिव असेंबली होती है स्टेट की, राज्य की, इन इट्स करेक्ट टर्म्स, और परिषद जो होती है वो काउंसिल कहलाती है। तो असेंबली और काउंसिल का फर्क है। इसमें क्या होता है, जैसे विधानसभा जो होती है ना, वो मेजरली लोकसभा की तरह आप उसको मानिए, रिप्रेजेंटेटिव होता है, डायरेक्टली चुन करके आते हैं लोगों के बीच से, और जिसका बहुमत होता है वो सरकार बना लेता है। फिर उसमें से मंत्री, कैबिनेट मंत्री और बाकी जो ऑर्गन्स होते हैं सरकार के, वो चलते हैं काउंसिल्स में। काउंसिल इज मोर लाइक राज्यसभा, तो ये राज्यसभा की तरीके से काम करती है, वैसा इसका चुनाव होता है और उसी तरीके से इसको आगे बढ़ना होता है। फिर देखिए,
दूसरी अनुसूची, राष्ट्रपति, राज्यपाल, लोकसभा अध्यक्ष, न्यायाधीश आदि की परिलब्धियां, भत्ते, अगर इनका पैसा घटाना बढ़ाना है तो उसके लिए इसका प्रयोग किया जाता है, साधारण बहुमत से इसको पास कर लिया जाता है। उसके बाद है संसद में गणपूर्ति है, ये इसको बोलते हैं कोरम। आपने सुना होगा ना, गणपूर्ति, कोरम, ये किया जाता है, आवश्यक है कि आपको कम से कम मिनिमम इतने मेंबर्स तो प्रेजेंट होने चाहिए जब आप कोई बिल लेकर के आ रहे हो, वरना उसकी वैलिडिटी कुछ नहीं होगी। फिर संसद सदस्यों के वेतन एवं भत्ते, वो पीछे बात कर ली, विधानसभा वाली सेम ही बात है। फिर है संसद में प्रक्रिया नियम, अगर कोई नियम बदलना चाहते हैं आप तो आपको साधारण बहुमत से पास कराना होगा। एंड व्हाट इज साधारण बहुमत, बाय द वे 272 का जो आंकड़ा है, या +1 और कर लीजिए इसमें, क्योंकि 545 टोटल है, तो 272 +1, ये 272, ये सिंपल मेजोरिटी हमारी हो जाएगी। इतने में अगर कोई पारित करना चाहता है तो कर सकता है बिल, कोई भी बिल लेकर के आ जाइए, किसी मेंबर से टेबल करवा दीजिए और उस पर वोटिंग जब होगी तो वो पास हो जाएगा। ठीक है, और कौन से पास होंगे, ऐसा नहीं कि कुछ भी पास हो जाएगा, कुछ भी पास होने का मतलब है कि इसमें से, इस लिस्ट में से जो है ना, वो सब पास किया जा सकता है। फिर है संसद में अंग्रेजी भाषा प्रयोग है, विशेषाधिकार है समितियों के समक्ष, या उच्चतम न्यायालय में अवर न्यायाधीशों की संख्या है, जो लोअर जजेस होते हैं उनकी संख्या चेंज करना। फिर है न्याय क्षेत्र को बढ़ावा देना, राजभाषा का प्रयोग, नागरिकता की प्राप्ति या समाप्ति अगर करनी है तो संसद इस पर डिसीजन लेगी, तो वो सिंपल मेजोरिटी से हो सकता है। फिर राज्य एवं विधानमंडलों के लिए निर्वाचन है, पुनर्निर्धारण है, केंद्र शासित प्रदेश है, फिर SC ST के लिए रिजर्वेशन करना है, कोई कमीशन बनाना है वगैरह जैसे काम सिंपल मेजोरिटी से किए जा सकते हैं। कौन से कानून है बेसिकली जो डायरेक्टली संसद के एम्बिट में आते हैं, एज सिंपल एज दैट। जब तक संसद किसी दूसरे ऑर्गन के क्षेत्राधिकार में प्रवेश नहीं कर रही है तक उसको आवश्यकता नहीं है कि वो अपनी सोवरेनिटी को छोड़ करके किसी दूसरे स्टेट से पूछे या किसी व्यक्ति के पास जाए, सिंपल। लेकिन हाँ, जब संसद अपने क्षेत्राधिकार को छोड़ करके या किसी दूसरे के क्षेत्राधिकार में प्रवेश करने का प्रयास करती है, तब उसको विशेष बहुमत की आवश्यकता होती है, और यह विशेष बहुमत होता है प्रेजेंट एंड वोटिंग का 2/3 प्लस सिंपल मेजोरिटी, इतना होना चाहिए। ठीक, अब ये क्या कहता है, प्रत्येक सदन के कुल सदस्यों का बहुमत, यानी कि 38% से ज्यादा, और प्रत्येक सदन में उपस्थित और मतदान कर रहे व्यक्तियों का या सदस्यों का 2/3 का बहुमत, इतना होता है स्पेशल मेजोरिटी। ये आपको करना रहता है जब आप विशेष बहुमत में जाते हैं। ठीक है, स्पष्ट शब्दों में कहें तो विशेष बहुमत की जरूरत तीसरे पठन के चरण में पड़ती है, और तभी पड़ती है जब मतदान किया जाता है। कुछ ऐसी स्पेसिफिक कैटेगरीज हैं, कानून है जिसमें इसकी आवश्यकता पड़ती है। पहला तो है मूल अधिकार, अगर आप परिवर्तित कर रहे हैं, हालांकि आप उसको खत्म तो नहीं कर सकते, उनमें संशोधन कर सकते हैं, उसकी शक्ति आपके पास है। तो जब आप मूल अधिकारों में परिवर्तन करने जाएंगे तब आपको जरूरत पड़ेगी विशेष बहुमत की। फिर है, अगर DPSP में चेंज कर रहे हो, नीति निर्देशक तत्व राज्य के, तब आपको आवश्यकता पड़ेगी। फिर वो सारे उपबंध जो प्रथम एवं तृतीय श्रेणियों से संबंधित नहीं है, यानी कि पिछले छोड़ दो और अगले छोड़ दो, जो बच गए ना वो सेकंड में आते हैं, विशेष बहुमत में आते हैं। मेजरली क्या है, मेजरली ऐसा इश्यू विशेष बहुमत के, क्योंकि देखिए सामान्य बहुमत तो क्या हो गया, आप अपने ही लोगों से पास करवा लेंगे। अगर मान लो, आप इसको ऐसे भी समझो ना, कि आपकी सरकार है, जैसे आज की सरकार है, फुल मेजोरिटी है, ठीक है, अपना बहुमत है, सामान्य कानून तो ऐसे ही पास करा सकते हैं। लेकिन अगर मान लीजिए इनके पास विशेष बहुमत होना पड़े, उसके लिए क्या करना पड़ेगा, तो सदस्यों की बहुत ज्यादा संख्या जीतनी पड़ेगी, 400 450, या क्या करना पड़ेगा, विपक्ष को साथ लेके काम करना पड़ेगा। तो विपक्ष की भूमिका को मजबूत भी करता है ये संविधान। नहीं तो कल को सरकार के जी में आए कि मूल अधिकारों में बदलना है, तत्व बदलने हैं, उपबंध कुछ भी बदलना है, एंड दे सिंपली चेंज इट, तो ऐसा तो होने से रहा। तो विपक्ष की भूमिका को थोड़ा सा और मजबूत करने के लिए इन्होंने ऐसा शामिल किया। फिर पूछ रहे हैं कि संसद में विशेष बहुमत और राज्यों द्वारा स्वीकृति, इसे क्या करना, किसके लिए आवश्यक है। जैसे हमने बात की ना GST, तो जब आप पास कर लें विशेष बहुमत से, उसके बाद आपको इसे आधे से ज्यादा राज्यों की स्वीकृति के लिए भेजना पड़ता है। GST कानून में ऐसा ही हुआ था। इसमें और कौन से कानून है, पहला तो राष्ट्रपति का निर्वाचन और उसकी प्रक्रिया है, अगर बदलना चाहते हैं, अगर वही रखना चाहते हैं या कुछ और फेरबदल है तो वो है। फिर है केंद्र और राज्य कार्यकारिणी की शक्तियों का विस्तार करना चाहते हैं। कार्यकारिणी क्या होती है, जो आप काम कर रहे हैं, जो फैसले करने वाली बॉडी है,
वही कार्यकारिणी होती है। तो उसकी अगर शक्तियां बढ़ाना चाहते हैं तो आप बढ़ा सकते हैं, लेकिन उसमें आधे से ज्यादा राज्यों का आपको साथ चाहिए। फिर उच्च न्यायालय में कुछ परिवर्तन करना चाहते हैं, क्योंकि ये देखिए ना, उच्च न्यायालय लगभग हर राज्य में है, लगभग हर राज्य में है, या 90% राज्यों में है। तो ऐसे केस में अगर आप उच्च न्यायालयों में कोई परिवर्तन करेंगे तो वो सभी राज्यों पर लागू होगा ना, सभी राज्यों को हैम्पर करेगा। तो उसके लिए जरूरी है कि ये जो राज्य हैं ये भी आपसे अलाइंड रहें। फिर है केंद्र और राज्य के बीच विधायी शक्तियों का विभाजन, अगर आप करना चाहते हैं। अगेन वही बात है, आप एक ही बात ध्यान में रखिए कि जहां जहां स्टेट की पावर हैम्पर हो रही है, जहां जहां आप स्टेट के क्षेत्राधिकार में एंटर कर रहे हैं, वहां वहां आपको राज्यों की मंजूरी की आवश्यकता पड़ेगी। सिंपल सोचना है। फिर है 7वीं अनुसूची में संबंध कोई विशेष, ठीक है। फिर संसद की शक्तियों का राज्यों में जो प्रतिनिधित्व उसमें परिवर्तन, या संविधान का संशोधन करने की संसद की शक्ति और इसके लिए प्रक्रिया में अगर परिवर्तन करना है तो अनुच्छेद 368 में परिवर्तन करना होगा, भाग 20 विशेष बहुमत और आधे राज्यों की स्वीकृति के द्वारा। फिर इसकी आलोचनाएं क्या क्या हो सकती हैं, या क्या कहा गया समय समय पर इसके बारे में, उसकी बात करते हैं। पहला तो है, देखिए, पहला इसमें होगा कि किसी विशेष निकाय, जैसे मान लीजिए संविधान सभा है या परिषद है, उसके लिए कोई उपबंध नहीं है कि भाई आप अगर संसद को कल को बदलना चाहते हैं तो क्या नियम है, साफ नहीं लिखा है। फिर है शक्ति संसद में निहित है, राज्य विधानमंडलों को दे ही नहीं रखी कुछ शक्ति। अगर राज्य, सब ऐसी भी प्रक्रिया होनी चाहिए थी ना कि भाई संसद अगर मिलकर के पास करे, तो कुछ ऐसा भी होना चाहिए था कि अगर आधे से ज्यादा राज्य एक बात पर एडमेंट है और वो सेंटर को कोई कानून बनाने के लिए चैलेंज करना चाहते हैं तो कर सकें। ये भी आलोचना हो सकती है। जैसा आपने जीएसटी लागू किया, आधे से ज्यादा राज्यों ने उसका समर्थन कर दिया और आपने पास करा लिया। अभी कई बार क्या होता है ना कि सेंटर में तो स्टेट आ जाती है, आपकी राज्यों में सरकार नहीं आती। तो क्या ऐसा कोई नियम बनाया जा सकता था जिसमें आधे से ज्यादा राज्य मिलकर के कोई संविधान संशोधन सुझाएं और केंद्र उसको पारित करे? क्या ऐसा हो सकता था? लेकिन चूंकि हमने एक संप्रभु संसद का विचार रखा, और केंद्र और राज्य के बीच में वैसे ही बहुत मसले चलते रहते हैं सरकारों के कारण, तो ये एक और पैर में कांटे की तरह चुभता हमारे, अगर हम ऐसी कोई प्रक्रिया करते। तो जैसे आज है, बहुत सारे दल मिल करके एक अलायंस उन्होंने बना लिया है, तो वो सरकार पर अनैतिक दबाव डालते, कई बार कुछ ऐसे कानून पास कराने की कोशिश करते शायद। लेकिन हाँ, अगर आपको कानूनी बनाने हैं तो आप अपने पार्टी का रिप्रेजेंटेशन लोकसभा में बढ़ाइए, वहां पर आप अपने आवाज को और मुखर करिए। तो ये तरीका है, ये ठीक है, आलोचना के लिए हमने लिख दिया। फिर संसद ही विशेष बहुमत या साधारण बहुमत से संशोधित कर सकती है। अब अगेन वही है कि अगर राज्यों को भी ऐसी कोई मौका मिले तो उन्हें भी ऐसा करने का अधिकार होना चाहिए था। फिर समय सीमा निर्धारित नहीं है राज्य विधानमंडलों द्वारा, कि अगर मान लीजिए आपने भेजा है तो क्या राज्य विधानमंडलों की उसमें क्या शक्ति है, क्या वो इसमें कोई परिवर्तन कर सकते हैं, क्या उनकी जो सुझाव है वो आपके ऊपर बाध्यकारी है या नहीं है, या चुप रहने का जो अधिकार है वो दिया गया है या नहीं दिया गया है, इस प्रकार की बातें हैं। फिर अगर गतिरोध हो जाता है संसद के दोनों सदनों में, तो उसके लिए कोई संयुक्त बैठक का प्रावधान नहीं है, जबकि होना ऐसा चाहिए कि दोनों सदनों के सदस्य साथ बैठ जाए, वहां पर विशेष बहुमत बना ले तो आपके कानून पास हो सकते हैं। लेकिन ऐसा कोई है ही नहीं, प्रावधान ही नहीं है। ठीक। फिर विधायी मंडलीय जो प्रक्रिया होती है उसी के समान है। अब जिसका बहुमत होगा वो आसानी से इसे पास करा लेगा, कोई भी साधारण विधेयक होगा उसे तो पास कराया ही जा सकता है। फिर है संशोधन प्रक्रिया के संबंध व्यवस्था बहुत अपर्याप्त है, और न्यायपालिका को इसमें ज्यादा अपना नोज पोक करने की आजादी नहीं है, ऐसा ये लोग कह रहे हैं। एक लेवल के बाद है, लेकिन अमूमन संसद जो कानून पास कर देगी फिर उसका इंटरप्रिटेशन करना पड़ेगा न्यायपालिका को, सुप्रीम कोर्ट को, और उसकी शक्तियां इसमें कम हो जाती हैं। तो अब ये कह रहे हैं कि ठीक है, आलोचना तो इसकी है, बहुत सारी आलोचनाएं हमने कर ली, लेकिन सिस्टम फिर भी अच्छा है। क्यों? केसी वेयर नाम के एक संविधानवेत्ता है, उनका कहना है लचीलेपन व जटिलता के बीच बेहतर संतुलन है। ठीक है। और पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कहा था कि हम इस संविधान को इतना ठोस बनाना चाहते हैं जितना स्थायी हम इसे बना सकते हैं, और संविधान में कुछ भी स्थायी नहीं है। ये इसका लचीलापन दिखाता है। हम इसे इतना स्थायी बनाना चाहते हैं जितना बना सकते हैं, और बाकी को हम छोड़ देंगे आने वाले भविष्य की पीढ़ियों के विवेक के ऊपर।
फिर डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, ये कोट्स हैं, थोड़े से याद कर लेना, कई बार काम आ जाते हैं अगर इससे रिलेटेड कोई सवाल आ जाए कि संविधान संशोधन की प्रक्रिया और उसमें बाकी जो लोग हैं उनका मत क्या है। आप अपने से भी निकाल सकते हैं, बट स्टिल ये दिए हुए हैं तो इनको पढ़ लीजिए। जैसे केसी वेयर का एग्जाम्पल पहले भी दिया, तो ये वही कह रहे हैं, संशोधन व्यवस्था में यह है विविधता बुद्धिमत्तापूर्ण लेकिन मुश्किल से मिलने वाली है। कि भाई कर तो दिया अच्छा है, लेकिन आमतौर पर मिलती नहीं है इस प्रकार की चीजें जो संविधान संशोधन हमने रखा है, तो ये एक बहुत अच्छी चीज वो कहते हैं। फिर ग्रेनविल ऑस्टिन है, ये भी संविधान वेत्ता, उनका कहना है कि संशोधन प्रक्रिया अपने आप में सिद्ध करती है कि संविधान की सर्वाधिक स्वीकार्य भाग है, यद्यपि बहुत जटिल है, लेकिन यही संविधान को और ज्यादा विविध बनाता है। फिर डॉक्टर बी आर अम्बेडकर का भी एक कथन इसमें ले लीजिए, सभा ने संविधान में किसी अंतिम और भ्रमित मोहर लगाने से स्वयं को दूर रखा है। ऐसा उसने कनाडा की तरह लोगों का संविधान संशोधन का अधिकार न देने अथवा अमेरिका व ऑस्ट्रेलिया की तरह असाधारण नियमों और शर्तों पूरा करने के बाद संशोधन प्रक्रिया से स्वयं को दूर रखकर किया है, बल्कि इस प्रक्रिया को भी और जटिल बनाया है, 2-3 प्रकार से संशोधन कर सकते हैं। तो ठीक है, ये वाले आप पढ़ लेना सारे, जो आपकी बुक में होंगे ये तो, है ना? जितने भी हैं संशोधन प्रक्रिया और किसी-किसी के कथन हैं बहुत सारे विद्वानों के, तो वो आप नोट कर सकते हैं या और भी उसमें जोड़ सकते हैं। जैसे पंडित नेहरू ने क्या कहा, राजेंद्र प्रसाद ने क्या कहा, या जो ड्राफ्टिंग कमेटी के जो बाकी मेंबर्स थे उनमें से किसी का मत होगा, विदेशी किसी विद्वान ने कुछ बोला होगा, तो ऐसे आप और मत भी इसमें जोड़ सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि जो किताब में लिखा है सिर्फ उतना ही आपको बताना है, उतना ही आपको देखना है। क्या डिस्कस किया? संविधान संशोधन क्या होता है, क्यों लाया गया, कितने प्रकार का होता है, आलोचना क्या है, राज्यों के क्या अधिकार हैं, अलग-अलग विद्वानों पर उसके क्या मत हैं। अब मूल ढांचे पर अगले सेशन में हम बात करेंगे कि मूल ढांचा क्या होता है। जो संविधान में कहा ना कि मूल ढांचे में परिवर्तन नहीं हो सकता। तो जहां परिवर्तन की बात आती है कि संविधान क्या पूरा बदल सकते हैं? नहीं, पूरा नहीं बदल सकते। इसीलिए राज्यों को शक्ति दी गई है संविधान संशोधन के मामले में, भले ही लिमिटेड दी गई लेकिन दी गई है। कहीं कल को ऐसा ना हो कि एक दल की सरकार आ जाए और वो पूरा संविधान अपने तरीके से बदल ले। संसद को संशोधित करने का कोई सवाल पैदा ही नहीं होता हमारे यहाँ पे। ठीक है? तो ये थी आज की चर्चा। बहुत-बहुत धन्यवाद देखने, सुनने, जुड़ने के लिए। आपसे अगले लेक्चर में फिर मिलेंगे। थैंक यू सो मच।